वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिफ्रैक्शन तक पढ़ लिया था। एनसीईआरटी के हिसाब से बात करी जाए तो हम सिर्फ पोलराइजेशन से बाकी हैं, इसे भी निपटा लेते हैं। पोलराइजेशन की दोनों स्पेलिंग मार्केट में चलती हैं, जेड वाली भी और एस वाली भी, दोनों ही सही हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। गुजराती भाषा में पोल ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे कुछ घर हैं, एक मोहल्ले को पोल क्या बोलता है आपको। चलिए, तो अभी तक तुमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वहाँ पे तुमने देखा था कि जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में मूव करती है। तो मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो है ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ समस्या ये है कि वो जो भी पार्टिकल, जो भी मतलब अगर तुम वेव मानोगे तो वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है किसी भी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी है उसकी होने की। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो सकता है। क्या समझ में आ गया? अब तुम चाहो तो इस पूरे मोशन को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि है तो ये 2D में ऐसे चलते चलते आगे आ रहा होगा, तो वाइब्रेशन की प्रोबेबिलिटी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ है। अब तुम्हें क्या करना है कि इस पूरे वाइब्रेशन को अपन दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। दो हिस्सों में तोड़ लिया कि भाई इन सब का एक एक कंपोनेंट अगर ले लूँ तो जो फाइनल बचेगा वो मेरे पास इस तरीके से बच रहा होगा कि नहीं बच रहा होगा। आया ना? कंपोनेंट्स करने के बाद तो मेरे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी है घूमने की वो इतनी हो गई। फिर मैंने क्या किया कि यार ये दिखने में अभी और भी अच्छा नहीं है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन को मैं साइड व्यू बना रहा हूँ। ये तो हो गया फ्रंट व्यू। अगर साइड व्यू बनाऊंगा तो इसका साइड व्यू बनेगा ऐसा। अब इसमें क्या बनाऊं? तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि एक डॉट बना दिया। डॉट बना दिया तो इसके पास कितने वाइब्रेशन हो गए? दो। एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। इसका कौन सा व्यू हो गया? फ्रंट व्यू। ना चमक गया? अब पोलराइजेशन जिस शब्द को तुम बोल रहे हो ना, इसका एक्चुअल मतलब ये होता है, जैसे अगर तुम यहाँ पर पूरी वेव बनाओ तो वेव कैसे दिख रही होगी कि वेव ऐसे प्रोपेगेट हो रही है और इसमें तुमने इस तरीके से वाइब्रेशंस दिखा दिए। दिख गए कि नहीं दिख गए? तो मतलब ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट हो रहा है और वेव ऐसे आगे जाती जा रही है। ठीक है? अब गेम ये है कि ये जो तुमने साइड व्यू बनाया ना, ये तो बड़ा प्यारा बना दिया। अब यहाँ पर वाइब्रेशंस दो तरीके के हैं। अगर इसमें एक डायरेक्शन को रोक दिया जाए, मतलब एक वाइब्रेशंस को ख़त्म कर दिया जाए, तो जो लाइट बनती है, तो तुमने उसकी इंटेंसिटी हाफ कर दी कि नहीं कर दी? आया ना? तो जो लाइट बन रही है हमने कह दिया उस लाइट को वो पोलराइज हो गई। तो इसका मतलब ये जो डिस्कशन हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? अनपोलराइज्ड लाइट के लिए। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि इसके पास दोनों तरीके के वाइब्रेशन है। ठीक? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। जब ये डायरेक्शन हम ऐसा कोई मेथड इस्तेमाल कर लें जिससे ये वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में रह जाए। कौन से वाले मर गए? परपेंडिकुलर वाले मर गए। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। और इस घटना को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो तुमने अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बनाई तो कुछ तो बीच में लगाया होगा ना। जो बीच में लगाया उसे ग्लास बोलते हैं। पोलरॉइड। पोलरॉइड ग्लास याद आ रहा है तुम्हें? कभी कोई ऐसा देखा है कभी, जिस दुकान पे जाओगे तो पोलरॉइड, जो अपने चश्मे, काले चश्मे, पोलरॉइड चश्मे आते हैं। मेरे पास पड़ा है कार में, यार लेने कौन जाएगा? पोलरॉइड चश्मे में क्या है कि जैसे तुम उसको ऐसे देखोगे चश्मे को, तो तुम्हें लाइट कुछ अलग सी दिख रही होगी। अब उस चश्मे को ऐसे घुमा दो तो सेम ऑब्जेक्ट तुम्हें अलग तरीके से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसे देख रहे हो तो लाइट जो उधर से चश्मे में आ रही है वो दोनों वाइब्रेशन आ रहे हैं, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल वाले। इससे पास करने के बाद सपोज कर इसने ये वाला वाइब्रेशन खत्म कर दिया, ये वाला, तो ये वाइब्रेशन बचा ना सिर्फ, ये तो तेरी आंखों में आ रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो पहले इसने कौन सा वाइब्रेशन खत्म किया था? ये वाला। अब ये वाला खत्म करेगा तो तेरे पास आंखों में कौन सा वाइब्रेशन आएगा? ये हॉरिजॉन्टल वाला।
जो चीज़ है उसके दिखने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आया ना? जो तुमने फिल्टर्स देखे हैं, तो मैं तुम्हें एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ, मेरे फ़ोन में अगर पड़ी हो तो नहीं चलेगी, वैसे ही दिखा। हेलो हेलो। है क्या? नहीं है, मैं सेव करके रखा था, मैंने उसे सेव करके नहीं रखा। वो वीडियो में मस्त आराम से उसने दिखा रखा है कि उस तरीके से अगर तुम दोनों दो कांच हैं, अगर एक कांच को ऐसे मोड़ते जाओगे तो पोलराइड की वर्किंग किस तरीके से दिखती है। अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो फिर तुम देखना, मस्त पोलराइड मस्त दिखता है। अच्छा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये समझ गए कि भाई आधी लाइट को रोक देगा। अनपोलराइज लाइट के, लाइट से पोलराइज लाइट बनाने के बीच में जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसको पोलराइड कहते हैं। ये कांचों, ये जो कांच है या जो भी मटेरियल है, ये मटेरियल अलग अलग तरीके का होता है। ये मटेरियल क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी होते हैं, है ना? और भी तीन चार तरीके का मटेरियल होता है, मैं लिखा दूंगा कि कौन कौन से तरीके का मटेरियल होता है। ओके, अच्छा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नाम के थ्योरी के क्वेश्चन ही बन सकते हैं। यहाँ पर मैं पोलराइजेशन तुमको एक बार में समझा देता हूँ। दो प्लेन तुमको दिख रहे हैं, एक प्लेन ये दिख गया, ये वाला, एक प्लेन ये वाला दिख गया होगा, दिख गए दोनों प्लेन, ठीक है? एक प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, और एक प्लेन कैसा है, वर्टिकल। तो जो भी लाइट यहाँ पर आ रही होगी, तो लाइट भी बना लेते हैं अपन, 3D में बनाएंगे तो मस्त मज़ा आएगा। और अपन तो मज़े लेने ही आते हैं, अपना जीवन ही यही है। घास पीवानू, जलसा करवानू, मत जानी लाइफ। नहीं समझ में आया ना? हाँ यस, यही तो क्वेश्चन है, कौन सी लैंग्वेज थी? गुजराती। अभी गरबा आने वाला है, तुमको पता है? हाँ, नवरात्रि ऐसे नहीं, गुजरात में गरबा आता है, नवरात्रि अलग तरीके से आती है वहाँ पे। लोगों को क्रेज होता है कि भाई नवरात्रि आ रही हैं, तो हम सातों दिन अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहन के हम अलग अलग ग्राउंड्स में गरबा खेलने जाएंगे। वहाँ पे अभी सब जगह छुट्टियाँ चल रही होंगी, जैसे गरबे ये आएगा ना नवरात्रि का टाइम, या तो एग्ज़ाम पहले करवा लेते हैं। नवरात्रि के टाइम पे सातों दिन छुट्टी रहनी चाहिए, वो बड़ा फेस्टिवल है। जैसे तुम बंगाल में जाओगे तो दुर्गा पूजा, है ना? महाराष्ट्र में जाओगे तो, जैसे मुंबई मुंबई में जाओगे तो गणेश चतुर्थी के टाइम पूरा माहौल रहता है। ऐसे ही आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में ये जो टाइम है नवरात्रि का, बड़ा शानदार बीतता है लोगों का, है ना? अपन दिल्ली में रहते हैं तो क्या करते हैं, रामलीला भी देखने नहीं जाते? ग्राउंड में होती है, जाते हैं अपन, हैं? अभी कुछ बने हो रामलीला में? मेरी बड़ी इच्छा है कि रामलीला में एक बार रावण का रोल किया जाए। लेकिन समस्या क्या है कि रावण जैसा पेट नहीं है, थोड़ा पेट बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ा हाथ पैर अगर बढ़ जाएंगे तो फिर कुंभकर्ण का करेंगे। आराम से आके स्टेज पे सोना ही तो है, कौन सा उसमें महान काम है? ये बड़ी दिली इच्छा है, कभी पूरी करेंगे। हे लंकेश, तो कुंभकर्ण बोलेगा अरे भैया सोने दो, चिल मारने दो अभी। और लाइफ हो तो कुंभकर्ण जैसी, वरना क्या लाइफ है यार? 6 महीने सोना है, उसके बाद 6 महीने उठना है तो सिर्फ खाओ ना है, कोई लोड ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ ऐसा सोने वोने की व्यवस्था है क्या? ठीक है भाई, बहुत है सोने की प्रैक्टिस में, कोई लोड नहीं है। तो भाई इसमें देख रहे होगे कि हमने एक वाइब्रेशन निपटा देंगे अपन, तो एक वाइब्रेशन निपटा देंगे तो अपन करेंगे, अपन तो स्मार्ट लोग हैं, अपन करेंगे इसको क्या, कॉपी। है क्या बदतमीजी है? नहीं यार, बदतमीजी तो सही है।
देखिए भाई दोस्त, इस तरीके से इसमें थोड़ा चित्र अच्छा बन गया। आफ्टर पोलराइजेशन जो लाइट बची वो मेरे पास ये बची, इतनी बची ना बच्चों। अपन ने कौन सा वाइब्रेशन निपटा दिया? हृदय, परपेंडिकुलर वाला। ऐसा मत सोचना पिछली क्लास से कुछ कनेक्टेड है, कुछ कनेक्शन नहीं है, समझ में आना ही चाहिए, नई चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्शन था बस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने कंपोनेंट बस इतना बोला है, इसके अलावा अपन ने कोई महान काम नहीं किया है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो ये है, परपेंडिकुलर वाला। ये तो हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है। जिस प्लेन में वाइब्रेशन खत्म हुई उसे क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। चमक गई बात? अब टॉर्मलाइन क्रिस्टल होता है जिससे आप पोलराइड बनाते हो, है ना? बता दूंगा, नाम है बस टॉर्मलाइन क्रिस्टल, और कुछ मतलब नहीं। जैसे कि देखो जीवन के आनंद, यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आई। सुनना यार, अब ना यही चीज इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम गड़बड़ करोगे हमेशा, क्वेश्चन हमेशा यहीं गड़बड़ होगा, और एक ही क्वेश्चन आना है ऐसा। क्वेश्चन क्या है कि एक लाइट आई जो अनपोलराइज्ड थी। अनपोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब इसके पास कितने वाइब्रेशन होंगे? नालायक अनपोलराइज्ड है, दोनों वाइब्रेशन होंगे, हाँ या ना? जब एक क्रिस्टल से पास करेगी जो पोलरॉइड वन है, इसको बोल दो पोलरॉइड वन, या पोलराइजर, पोलराइजर बोल दो, पोलराइजर वन, और ये है पोलराइजर। कितना चमक गया? तो ये पोलराइजर में ऐसा समझ लेते हैं अपन कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे एक्सिस हैं, सिर्फ समझने के लिए, है ना? रियल में तो एटॉमिक लेवल पे होंगी ये सब, और यहाँ पर भी समझ लेते हैं, यहाँ पर भी एक्सिस हैं। इन दोनों एक्सिस में देख रहे होगे कि यहाँ पर जो भी लाइट आई, लाइट का गेम ऐसा था कि लाइट के पास दो वाइब्रेशन थे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये नलायक लाइट जैसी इससे पास करेगी तो कौन सा वाइब्रेशन इससे पास नहीं हो पाएगा? परपेंडिकुलर वाला। क्योंकि ऐसा समझ लो कि एक पतला सा, ये मेरी जो उंगलियां है ना, ये उंगलियां ही वो एक्सिस हैं, और इन एक्सिस के बीच में जगह है, ठीक है? लाइट में, या ये वाली इधर से आ रहा है ना, ये वाला वाइब्रेशन इससे पास कर सकता है क्या? तो ये जो पोलराइजर है ये वाले वाइब्रेशन को खत्म कर देगा, ये वाला वाइब्रेशन इधर से पास करने की कोशिश करेगा, कर जाएगा, इधर ये इससे भी पास कर जाएगा। इसका मतलब जो भी लाइट आ रही होगी वो सीधा पास कर जाएगी, और ये वाले वाइब्रेशन एक भी पास नहीं कर पाएंगे। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से निकलेगी जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहाँ पर कितनी खत्म हो चुकी है? आई नॉट बाई टू, तो आधे वाइब्रेशन तो मर गए। यहाँ तक समझ में आ गया? ये लाइट कौन सी क्या हो चुकी है? पोलराइज। कई एस कई जेड, तो परेशान मत होना, ठीक है? पोलराइज हो गई। इस पोलराइज्ड लाइट को मैं वापस से एक पोलराइजर से पास करा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तुमने कोई भी, जो भी अब तुम्हारी जो लाइट है उसके पास अब यही वाइब्रेशन बचा है, ठीक है? अगर दूसरा मैंने पोलराइजर ऐसा लगा दिया, तो दूसरा पोलराइजर ऐसा लगा दिया तो वो सीधा निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहाँ पे भी कितनी मिलेगी? यहाँ पे आई नॉट बाई टू, तो यहाँ पे भी कितनी मिलेगी? समझ गई बात? क्योंकि हमने अब सिर्फ जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन था उसी डायरेक्शन में मेरे अगले वाले पोलराइजर की भी इंटेंसिटी एक्सिस है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको ना हल्का सा टेढ़ा कर दिया ऐसा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो क्या इसमें से एक भी लाइट इधर जा पाएगी? तो यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी? अंधेरा मिलेगा, जीरो इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे फुल लाइट आई, लेकिन ऐसे कांच से पास कराई कि यहाँ पे कोई भी लाइट ही नहीं पहुंची, ठीक? अब अगर मैं इसको हल्का हल्का 90 से ऐसे लेके जाऊं तो इधर इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो इन दोनों जो पोलराइजर है इनके बीच के जो एक्सिस है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है कि नहीं है?
अगर ये एंगल 0 है तो I0/2 पहुंच रही है, अगर एंगल 90 है तो कुछ नहीं पहुंच रही है। अगर इनके एक्सिस के बीच में थीटा एंगल है तो कितनी पहुंचेगी? तो अगर इनके एक्सिस के बीच में जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान रखना किस एंगल किसके बीच में है, एक्सिस के, तो इस पोलराइजर से बाहर जो इंटेंसिटी आती है वो आती है I0/2 कॉस स्क्वायर। ओके, तो या मैं इंटेंसिटी बोल देता हूं, आई फाइनल हो जाएगी I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन पोलराइजर्स। अब सुनो, यहाँ पे डाउट कहाँ आएगा तुम्हें, कई जगह I0/2 की जगह I0 ही लिखा होगा, समझ गए? तो जब I0 लिखा होगा तो इसका मतलब उसने जो लाइट भेजी है इस पोलराइजर में वो अनपोलराइज्ड नहीं है, वो कौन सी है, पोलराइज्ड। अगर तुमने अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइज से पास कराई तो उसका आंसर तो बाय डिफॉल्ट I0/2 है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एन अनपोलराइज्ड लाइट इज पासिंग थ्रू अ पोलराइजर, देन इट्स फाइनल इंटेंसिटी विल बी, सीधा आंसर I0/2। अब मैं बोलूँ ए पोलराइज्ड लाइट इज पासिंग थ्रू अ पोलराइजर हुज एंगल बिटवीन एक्सिस इज फलाना फलाना, तो उस केस में आंसर है कि जो भी यहाँ पर इंटेंसिटी है, अगर सपोज करो इस इंटेंसिटी का नाम मैं कछुआ ले दूं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कछुआ इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दी गई है, अनपोलराइज लिखा है या पोलराइज लिखा है। अनपोलराइज पास करेगी आंसर I0/2, पोलराइज पास करेगी आंसर थीटा डिपेंडेंट। समझ गई बात? अरे हाँ या ना? तो आओ बातें करें, अब लिखते हैं, चित्र बना लो। फिर तो मैं थ्योरी की दो चार बातें लिखा दें। ब्रूस्टर लॉ लिखा देंगे तुमको? चलो पढ़ा ही देते हैं ब्रूस्टर, फर्क पड़ रहा है तो ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा तो पेट में दर्द थोड़ी होगा। बस चित्र बनाना है अभी, है ना? फिर मैं दो चार लाइन लिखाऊंगा।
हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। लिखा जाए। An ordinary light beam, an ordinary light beam consists of a large number of an ordinary light beam consists of a large number of waves emitted by atoms of the light source, emitted by the atoms of light source. Each atom produces a wave. Each atom produces a wave with its own orientation, with its own orientation of electric vector E, capital E, electric vector E. So all directions of vibration are equally probable. Of vibrations, so all direction of vibration are equally probable. The resultant electromagnetic wave, the resultant EMW लिख लो. The resultant EMW, next paragraph. The resultant EMW is a superposition of waves. The resultant EMW, superposition of waves produced by individual atomic sources and it is called unpolarized light, and it is called unpolarized light. ठीक है? समझ गए? सारी बात अपन ने लिखा दी. रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल कंपोनेंट वगैरह लेके कर लेंगे. नेक्स्ट हेडिंग लिखो छुटकू सी, पोलराइजेशन. पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, the phenomena of restricting the vibration of light, phenomena of restricting the vibration of light. वाइब्रेशन ऑफ लाइट का मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर, ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रिक वेक्टर. द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक वेक्टर, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a perpendicular direction, in a direction perpendicular, in a particular direction perpendicular to the, in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of wave, perpendicular to the direction of propagation of wave, called polarization of light. After polarization, कहीं भी लिख लो. After polarization, vibrations become asymmetrical. After polarization,
vibrations become asymmetrical about the direction of propagation of polarization. The vibration becomes asymmetrical about the direction of propagation of जो पोलरॉइड चश्मे होते हैं ना, नॉर्मल एक शीट है, बस उसकी खासियत ये है कि वो एक वाइब्रेशन को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है बस। तो एक एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल ऑफ पोलराइजर, एग्जाम्पल ऑफ पोलराइजर पहला हो जाएगा पोलरॉइड, एग्जाम्पल ऑफ पोलराइजर पहला हो जाएगा पोलरॉइड। दूसरा निकोल प्रिज्म, NiCOL, निकोल प्रिज्म, अहमदाबाद में एक जगह है निकोल, NiCOL निकोल प्रिज्म। तीसरा टॉर्मलाइन क्रिस्टल, TOURMALINE, टॉर्मलाइन क्रिस्टल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अच्छा जो पोलराइज्ड लाइट है ना, इसमें एक प्लेन को तुमने खत्म कर दिया तो इसका पूरा नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, PPL। पोलराइज्ड लाइट है, इसका एक प्लेन खत्म किया, इसकी वजह से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, शॉर्ट में मैं PPL भी आगे बोलूंगा तो परेशान नहीं होना है। समझ गई बात दोस्त? चलो अगले वाले पेज पे जो भी लिखा है उसे छाप लेंगे। क्या बेटा? तो कुछ नहीं, ये जो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या नाम से जानते हो आप लोग? लॉ ऑफ मेलस, मलूस, MALUS, लॉ ऑफ मेलस। स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? मतलब ये जो फॉर्मूला है, इस पर्टिकुलर ये फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ मेलस। चैप्टर में बस यही है, मतलब पोलराइजेशन में याद करने योग्य। थोड़ा सा और पढ़ा दूं क्या, कुछ एक्स्ट्रा? दर्द तो नहीं होगा तुम्हारे पेट में? हमेशा जिस पोलराइजर पे पहले जो लाइट गिर रही है पहली बार में, अनपोलराइज्ड लाइट, उसको तो पोलराइजर बोलते हैं। जिस पे पोलराइज्ड लाइट गिर रही है उस वाले पोलराइजर को एनालाइजर बोलते हैं। यस, नामकरण ऐसे है, पहले पोलराइजर, पहला वाला, दूसरा वाला एनालाइजर। चाहो तो लिख लो, मैंने जो 1 2 लिखा है ना, 1 2 में पहले वाले का नाम रहेगा पोलराइजर। एक्स्ट्रा ज्ञान है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
का नाम रहेगा एनालाइजर। जुकाम हो गया बेटा? अच्छा। हेलो हेलो हेलो। अब देखो जो एक्स्ट्रा है वो ये है, बस छोटी सी बात है। तो अपन बोल रहे हैं कि आप पोलराइजेशन को कैसे अचीव करोगे। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन पता करना, ये मेलस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। मेलस मलूस, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं आज तक नहीं कभी सीख पाया मनहूस आदमी है क्या है ये, लेकिन ठीक है चलो भाई। तो वैसे तो मेलस ही पढ़ा जाता है, लेकिन किसी के मन में जैसा आ जाए। तो बात ऐसी है दोस्त कि जैसे कोई भी लाइट आई यहाँ पे, मान लेते हैं ये वाइट लाइट आई, मतलब दिख रही है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ मीडियम की डेंसर है रेयर है, उस हिसाब से अपन चीज़ें जज कर लेंगे। ये तो अच्छा लग रहा है कलर, म्यू वन म्यू टू, छपरी वाला कलर। तो यहाँ पे जैसे लाइट अगर तुम देख रहे होगे तो यहाँ पे इस तरीके की लाइट आ रही है, ये लाइट ऑर्डिनरी लाइट है क्योंकि इसके पास वाइब्रेशन दोनों तरीके के, ठीक है। तो ये है ऑर्डिनरी लाइट। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। लेकिन इस वक्त जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, वो रिफ्रैक्टेड लाइट में आपको वो पार्शली पोलराइज्ड मिलेगी, कहीं वाइब्रेशंस उड़ गए होंगे, कहीं वाइब्रेशंस बचे हुए होंगे, ठीक है।
यहाँ पर तो वाइब्रेशन दोनों तरीके के मिल रहे हैं, ये हो गया पार्शली पोलराइज्ड। या पार्शली पीपीएल, प्लेन, पार्शली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक। अब तुम लोग एक चीज देखो कि यहाँ पे एक जो इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि भाई साहब कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा पी, देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज पीपीएल। पहली बात, इफ आई इज इक्वल टू थीटा पी, then angle between reflected and refracted ray is 90 डिग्री। ये मैं मस्त पता चल गई, मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। कब? जब ये वाली लाइट क्या हो गई पीपीएल। उस केस में ये एंगल भी कितना हो जाएगा क्या पी। ठीक है। और इफ आई इज लेस देन थीटा पी और I is greater than theta p, then both reflected and refracted light is PPL, नहीं PPL तो गलत बोल दिया, partially PPL, partially plane polarized। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? थोड़ा डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख दिया है मैंने। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? आया ना? बहुत प्यारी बात है, समझ में आ गए तो वेरी गुड। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जो एंगल है, जिस एंगल पर ऐसा हो रहा है क्या पी, मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसका नाम भी है बड़ा प्यारा, क्या पी इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और इसका एक और नाम है, दैट नेम इज ब्रूस्टर एंगल। चैप्टर ही शानदार है, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, इस एंगल पे अगर जाएगा तो काम हो जाएगा। अब इसमें ना थोड़ा सा अगर अपन और दिमाग लगाएं तो एक मस्त चीज मिलेगी। हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, इसमें लगाते हैं स्नेल्स लॉ और देखो क्या मिलेगा। ये एंगल तो आ रहा है, अरे यार ये क्या बदतमीजी है, ये एंगल तो आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब जरा बोर्ड पर नज़र बनाना, तुमने क्या किया, तुमने यही तो किया है, लाइट आई, कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा इधर चला गया, ये एंगल थीटा पी, ये एंगल थीटा पी, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल आर, यही तो किया है। ये μ1 और ये μ2। लगाओ जरा स्नेल्स लॉ। तो जैसे ही तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये कहेगा देख भाई, स्नेल्स लॉ तो इन रिफ्रेक्टेड रे के लिए लगेगा, तो तुम बोलोगे μ1 इंटू साइन थीटा पी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। इतना चमक गया? थोड़ा और दिमाग लगाओ तो यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि थीटा पी प्लस 90 प्लस आर शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन में। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो आर है वो कितना आ गया, 90 माइनस थीटा पी आया कि नहीं आया? इधर चिपका दे। तो μ1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा पी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो हो गया μ2 कॉस थीटा पी, हो जाएगा μ1 साइन थीटा पी, पी है। तो साइन थीटा पी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा पी इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, मतलब टेन थीटा पी इज इक्वल टू कितना आ गया, μ2 बाई। चमक गई बात? तो ये एक रिलेशन पता चल गया। ये सी में नहीं, जीत, हमारे मन की आवाज़ जीत। तो इसको छाप लेंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा तुमको, छाप लिया जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फटाफट इस अध्याय के सारे उदाहरणों को समाप्त किया जाए। उदाहरण मतलब, when a monochromatic light is incident on a surface separating two media,
The reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. Answer पढ़ेंगे. Reflection and refraction arise through interaction of incident light with the atomic constituents of matter. Atoms may be viewed as the oscillator which take up the frequency of the external agency, light, causing the forced oscillation. The frequency of light emitted by a charged oscillator equal to its frequency of oscillation. Thus, the frequency of scattered light equal to the frequency of incident. समझ में आ गया सबके? एनसीईआरटी वालों ने कितनी मेहनत करके लिखा है यार, तुम्हें समझ में नहीं है इसका आंसर कितना दो? अच्छा, इंग्लिश कैसी है? इस तो इंग्लिश, अरे तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? आ जा बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट जब भी किसी सरफेस पे गिरती है, ऐसी सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, मतलब म्यू वन और म्यू टू, तो इनका जो बाउंड्री सरफेस होगी ना, उस बाउंड्री पे जो गिर रही है, तो बोला रिफ्लेक्टेड रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है. ऐसा क्यों? देखो इसका ना आंसर एटॉमिक लेवल पे इसने लिख रखा है. एटॉमिक लेवल पे क्या होता है कि लाइट मतलब वाइब्रेशन ही है, वेव माना है, तो वेव मतलब वाइब्रेशन. वाइब्रेशन में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन आई. वो इन्फॉर्मेशन ने क्या किया कि जो वेव की वाइब्रेशन है, एटम के पास खुद की वाइब्रेशन नहीं थी, वेव आई तो जो वेव का वाइब्रेशन है वो पूरा एटम, जो वो एटम के वाइब्रेशन से मैच किया और वही उसने आगे एमिट कर दिया. ठीक है, तो जो वेव का वाइब्रेशन था वही एटम को, वही उसने आगे एमिट कर दिया. तो इस दौरान कहीं भी फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मौका ही नहीं मिला. यही बात को उसने थोड़े कठिन शब्दों में आंसर में लिख रखा है. ओके, सिंपल शब्दों में समझ गए? चलो वापस से पढ़ लो. अब कठिन शब्दों में पढ़ लो, अब समझ में आ रहा होगा. पढ़ना है बेटा, लिखना नहीं थोड़ी. क्या नोट्स बना रहा है क्या किसी सब्जेक्ट के? अच्छा चलो भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम, मूव करा दो, द स्पीड डिक्रीजेस. डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव? भैया क्या इससे एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो अगर 100% बाहर जा रही है तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर पार्शली जा रही है तो एनर्जी पे फर्क पड़ेगा. तो इसका आंसर नो है. एनर्जी कैरिड बाय ए वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव प्रोपेगेशन. ठीक है, क्योंकि अब तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. इसके ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट किसके? मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के. ठीक है, तो ध्यान रखना ये तभी सही है जब लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रही हो. अगर पार्शली होगी तो एम्पलीट्यूड ही कम हो गया, लाइट के दो हिस्से हो गए तो एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो एनर्जी तो कम हो ही जाएगी. यहाँ पर 100% इसने बात कर रहे हैं. इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. पहले ही पढ़ा रखे हैं. व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट? भाई साहब फोटोन के लिए तो अपन ने पढ़ रखा है एनर्जी, आगे पढ़ोगे तुम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है? h/p या sc/λ. वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ये मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, अभी इसको लोड लेने की जरूरत. अब आते हैं अपन इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल नंबर 2 पे. ज़्यादा नीचे आ गई पर चल ले बेटा, तुम हो गए बहुत मोटे, थोड़ा जा पतले. पतला थोड़ी हो भाई. 10.2 एग्जांपल कह रहा है, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू पोलराइड्स. ये पढ़ा दिया मैंने, है ना. दो पोलराइड्स के बीच में अगर घूमेगी तो क्या होगा? तो देखो गौर से देख, इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन द क्रॉस्ड पोलराइड्स. और इसने जो माना है वो क्या माना है? सोल्यूशन में देखना, आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट. क्या इसने ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट मानी है? नहीं. तो अपन को आई नॉट बाई 2 नहीं लिखना, अपन को कितना लिखना है? आई नॉट. ठीक. पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेकंड पोलराइज विल बी व्हाट? देखो पहले वाले से पास करेगी तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो गई,
जब दूसरे वाले से पास करेगी तो उसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन अपने तरफ से ही अज्यूम कर ली कुछ भी। उसने बोल दिया कि पहले ही मैंने मान लिया कि दोनों एक्सिस के बीच का दोनों जो पोलराइड हैं, पहला दूसरा, इनके एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसने वो ऑलरेडी एंगल कितना मान लिया, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि वो 90 डिग्री पर थे। 90 डिग्री पर देखो वो ये कह रहा है दो पोलराइड 90 डिग्री पे हैं पहले से, ठीक है। अब इधर देख मेरी तरफ, इधर से लाइट आई, इस वाले से एंगल थीटा बना रही है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से जाने वाली लाइट का इस एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा तो नहीं है, थीटा तो इसके साथ था ना, तो इससे कितना बना 90 माइनस थीटा। कैसे समझेंगे, अब एक्सिस समझ में आ गई बड़ी सी, ठीक है। दो पोलराइड थे, एक ये वाला एक ये वाला, इनकी एक्सिस मैंने मिला दी, तो जो लाइट आ रही है वो लाइट सपोज कर ऐसे आई, तो इसका इस वर्टिकल से एंगल अगर थीटा है तो दूसरे वाले पोलराइड से कितना होगा 90 माइनस थीटा, वही लिख रखा है कि अब यहाँ से लाइट आई आई नॉट, यहाँ पे पहुंची कितनी हो गई आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जाएगी तो कितनी हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बात को समझा देते हैं, बोले बच्चे कंफ्यूज हो गए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। देखो ऐसा है, एक की एक्सिस ऐसी है एक की एक्सिस ऐसी है, समझ गए, और लाइट जा रही है ऐसे, तो यहाँ पे पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट, तो यहाँ पे कितनी हो गई आई नॉट कॉस स्क्वायर, ये ऑलरेडी थीटा पे लाइट आई, मतलब यहाँ पे लाइट आई इस तरीके से, ये एंगल थीटा है, लाइट तो ऐसे चली गई, तो अब ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे था, तो इससे बनने वाला एंगल अब कितना रह जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर जो लाइट आएगी उसके लिए एम्पलीट्यूड आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और इधर बनेगा कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। चाहो तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करके थोड़ा फॉर्मूले वॉर्मूले सेट कर लो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना दो, सेट हो जाएगा, ठीक है। वही बात उसने कर रखी है, 4 से मल्टीप्लाई करके आई नॉट साइन स्क्वायर टू थीटा का फॉर्मूला बना दिया। चलो अब आते हैं अपन मेन चीज जिसके लिए अपन इंतजार कर रहे थे, आओ बातें करें, यही तो बात करने के लिए अपन बैठे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस, लैम्डा लिखो, लैम्डा इज 589, एयर से वाटर मतलब नीचे हो गया, ऊपर हो गया μ1, नीचे हो गया μ 1.33, 4/3। चित्र बना लो, क्या चित्र बनाओगे, ऐसे बनाओगे, इधर μ इज इक्वल टू 1, इधर μ इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि पानी है, लाइट इधर से आई, इधर एयर और इधर वाटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेवलेंथ, अरे लिखी तो है वेवलेंथ, व्हाट आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द, अच्छा रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रहा है और रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रहा है, बहुत अच्छे, ये तो क्वेश्चन खत्म है, इसमें तो कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड दोनों में सेम ही रहेगी। तो आओ, और उसके बाद क्या पूछा उसने, लैम्डा फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, खत्म हो गया क्वेश्चन, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया कुछ रिफ्रैक्ट हो गया। तो देखो भाई, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ मानूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ही रहने वाली है ना, अगर यहाँ पर इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड सेम मीडियम में v रहेगी, अगर यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा है तो यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा रहेगी, तो इसमें तो कोई चेंज होने वाला, तो रिफ्लेक्टेड में तो आंसर सेम है। अब आ जाओ इसमें, इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है, मीडियम चेंज हो गया है, तो मीडियम चेंज होने से क्या होगा कि यहाँ पे लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, यहाँ पर लाइट की स्पीड v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी c/μ, कितना चमक गया, यहाँ पर लाइट की स्पीड c ही रहेगी, इसको c लिख दो तो अच्छा लगेगा। जब v तुम्हारा चेंज हो गया तो क्या लैम्डा चेंज नहीं होगा, तो हमने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा, तो v हमारा हो गया c/μ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है f, तो लैम्डा चेंज हो गया, लैम्डा डैश हो गया, तो यहाँ पर लैम्डा डैश आ गया मेरे पास कितना, देखो जरा बोर्ड पे, तो लैम्डा डैश आ जाएगा मेरे पास कितना, बोर्ड पे नजर बनाओ, c/f μ, यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, f इज इक्वल टू c लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा कितना हो गया तुम्हारे पास c/f,
तो यहाँ पर सी अपॉन एफ को तुम अगर लैम्डा लिख दोगे तो कितना बच गया, लैम्डा बाई म्यू। तो लैम्डा हो गया 1/μ टाइम्स, स्पीड हो गई 1/μ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी रही सेम। तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो देखो, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें पता है, तो यहाँ से लैम्डा आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ से तो लैम्डा आ गया, यहाँ से लैम्डा बाई वी भी पता चल गया, एफ भी पता चल गया, और सब कुछ पता चल ही गया। तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो। 589 नैनोमीटर है, 589 नैनोमीटर क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, तो लैम्डा इज 589 नैनोमीटर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं दी है, वेवलेंथ दी है, तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरे पास सी अपॉन लैम्डा। सी इज 3 इंटू 10⁻8, नीचे हो जाएगा 589 इंटू 10⁻, नैनो मतलब 10⁻⁻9, बस इतना ही लिखना है। ये सॉल्व होके कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी, जो भी आ रही है मुझे बता देना, कितना आ रही है, 5.09 इंटू 10⁻14। ऐसा ही बच्चा बोल रहा है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है इतने हर्ट्स में। ठीक, तो ऊपर वाला तो सारा हो गया, स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता ही है, लैम्डा भी पता चल गया, लैम्डा दे रखा था, एफ पता चल गया। नीचे आ जाओ, नीचे एफ तो सेम ही रहने वाला है, बी इन मीडियम इन वाटर, it will become c by mu, that is 3 into 10⁸ divided by 4/3। तो आंसर हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गया क्वेश्चन। एंड v के बाद और क्या पूछा है उसने, लैम्डा। लैम्डा इन वाटर विल बी लैम्डा बाई म्यू, तो लैम्डा हमने निकाल रखा है, दे क्वेश्चन में दे रखा है 589 नैनोमीटर, तो इसको ऐसे ही रहने दे और इसकी वैल्यू डाल दे 4/3। ये कितना आ रहा है 589, 4/3 डिवाइड करने पे, नहीं कैलकुलेट कर, 589 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 441.75 नैनोमीटर। ओके, तो एकदम आसान क्वेश्चन था, निपटा दिया फटाफट। उल्लू बना रहा था, लेकिन अपन उल्लू बन गए नहीं बने। पेन खत्म हो गए, छाप लिया, अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से आने वाली का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, खत्म, पहला याद ही करा रखा है। तो दूसरा, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, ये भी बता रखा है। फोकस पे हो जाएगा तो क्या बनेगा, पैरेलल लाइट जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। अगर फोकस पे बना है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखे हुए सोर्स की जो लाइन है, रे है रिफ्रैक्टेड, वो ऐसी जाएंगी, तो उनका जो वेव फ्रंट बनेगा वो पैरेलल प्लेन्स बनेंगे ना, ये भी पढ़ा रखा है। पैरेलल जो लाइट है उसके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो पैरेलल प्लेन्स बनेंगे। क्या है, द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाई अर्थ, ये भी पैरेलल प्लेन्स बनेंगे। ओके, कि डिस्टेंट है तो पैरेलल प्लेन्स ही बनने होने वाला है नहीं। 10.3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ये तो खुद कर लो, ये तो इजी करो, आंसर बताओ फटाफट, थर्ड वाले का।
क्या क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की इतनी है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अरे चेंज हो जाएगी ना यार, सी बाई म्यू, तो 1.5 से डिवाइड कर दो तो 2 × 10⁸ खत्म। दूसरा क्वेश्चन करो, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। अपना लेमडा कितना आया था? 441। अच्छा, इनका 444 कुछ आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? हो गया। अगले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुम्हारा, इसका तो 2 × 10⁸ बता ही दिया, उससे अगले वाले का बताओ। फास्टर कौन ट्रेवल करेगा? रेड। कैसे सोचा? वेवलेंथ ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड कम, और स्पीड कम, उसने क्या बोला है कि कौन ट्रैवल करेगा? स्पीड कम तो वॉयलेट फास्ट ट्रैवल करेगी और रेड स्लो ट्रैवल करेगी। ठीक है, 10.3 में अगर किसी को डाउट है तो 10.3 में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वी निकालना था, दैट इज सी बाई म्यू इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका ये ए पार्ट है। बी पार्ट में उसने क्या पूछा था? रेड और वायलेट कलर पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमें पता है स्पीड v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ठीक है ना? या ऐसा लिख दो, सी बाई म्यू अगर नहीं लिखना, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, सही बात है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, लेमडा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ वायलेट, तो ऐसे स्पीड ऑफ रेड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वायलेट। ये आ रहा है मेरा, तो तुम्हारा भी यही आ रहा था क्या? क्या था? विच ऑफ द टू कलर्स ट्रेवल स्लोअर? स्लोअर कौन चलेगा? तो वायलेट स्लोअर चलेगा। ठीक है, क्या तुमने पहले कुछ गलत आंसर बोला था क्या? ओके ठीक है, चलो अगला आ जाओ। इन अ YDSC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, मतलब क्या दिया है? स्मॉल डी। देखो लिखते जाओ, क्वेश्चन सारे खुद सॉल्व करने हैं, पीछे भी मेरे भरोसे नहीं रहना है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। लेकिन स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.28 mm, प्ले स्क्रीन इज 1.4 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी इज 1.4 मीटर। The distance between central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बुद्धि से सोच के बताओ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, तो अगर मैं सेंट्रल से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज अगर जाऊंगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस y4 होगी कि नहीं होगी? तो y तो तुम निकाल सकते हो, मैक्सिमा के लिए तुमने क्या पढ़ा था? एन लेमडा डी बाई डी, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। लेमडा निकालना है, कैपिटल डी कितना है? 1.4, एक लोग बोलो बस, 1.4 मीटर। ठीक है, नीचे आ जाओ, स्मॉल डी कितना है? 0.28 mm, मतलब 10⁻³ वाई कितना दिया है? वाई दिया है 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ से लेमडा एक वेरिएबल लेमडा आ जाएगा, -2, सॉरी 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 सॉरी, गरम कुछ। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व हो गया लेमडा?
10 मिनट में हो जाएंगे अपने। और कितने क्वेश्चन हो गए? चौथा है ना ये, 2 और बचे। अभी चैप्टर फिनिश फिनिश। कोटा में अभी दशहरा आ रहा है ना, बहुत बड़ा दशहरा मेला लगता है, बहुत बड़ा, मतलब एकदम फेमस है वहाँ का दशहरा मेला। बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब जाया जाए, दशहरा मेला तो घूम के आया ही जाए। चलोगे दशहरा मेला घूमने? हाँ, अरे अरे, बहुत गलत हुआ तुम। आंसर बताओ लेमडा का। 0.6 मीटर। पक्का? ये तुम लोगों का कुछ अजीब सा क्यों आ रहा है? 4 लोगों के आंसर अलग अलग हैं एकदम। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है 6 × 10⁻⁻7, है ना? अभी तो कुछ और बोल रही थी। सॉरी सॉरी, 6 × 10⁻⁻7। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 600 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁻9। हाँ, हो गया भाई 600। आ जाओ दूसरे मुद्दे पे। आ गए अपन फिफ्थ। रिमाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ तो कर ली। इन YDSC द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, अरे वाह, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा/3? सुनो, उल्लू मत बना इस क्वेश्चन में। उसने बोला जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे इंटेंसिटी कितनी है? k। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमेशा तुमको फेज डिफरेंस निकालना है। तो तुम एक रिलेशन निकाला था, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, लिखाया था। तो कह रहा है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इसका मतलब उस वक्त तेरे पास फेज डिफरेंस कितना रहा होगा हमारी बच्चू? 2 पाई रहा होगा। और फिर वो कह रहा है कि नहीं भाई, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/3 कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर आप λ/3 लिखोगे तो इज इक्वल टू, आई नहीं 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 गंदी बात, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई/3। तो फेज डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हारी इंटेंसिटी अपन आई लिखते थे ना, वो आई नहीं है, उसको इस बार क्या नाम दिया है इसने? के। तो बोला है कि यहाँ पे बताओ के कितना होगा। हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है मेरे लिए। के का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, गौर से देख, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई। बोर्ड में नजर बनाएंगे। YDSC में 2 स्लिट होती है, दोनों स्लिट अपन आइडेंटिकल मानते हैं। अपन ऐसा मान लें कि दोनों से इक्वल वेवलेंथ की लाइट अगर आ रही है, इक्वल एम्पलीट्यूड की आ रही है, तो इंटेंसिटी इक्वल हो गई। दैट इज I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 इंटू कॉस इंटू 2 पाई। कॉस 2 पाई होता है कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, है ना? तो कॉस 0 हो गया 1, तो हो गया 2I0 प्लस 2I0 इंटू 1, तो ये हो गया 4I0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4I0। अब इधर आ जा, तो जैसे यहाँ पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर के डैश कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख, I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ व्हाट? 2 पाई/3। 2 पाई/3 कितना होता है, कोई बता सकता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब माइनस cos 60। cos 60 कितना? 1/2, मतलब -1/2। ये बात समझ में आ गई जो मैंने बोली? नहीं आई हो तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो, फिर तो बहुत समस्या की बात है अगर ये बात समझ में नहीं आई। तो बता ही देते हैं। cos 120 कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस 60। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा cos 60। तो आंसर इज -1/2। एक्स्ट्रा ज्ञान है कि नहीं?
अभी हृदय मिश्रा जी, कनिष्क ब्रो, ओके, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आई नॉट, 2 से 2 कट गया, 2i माइनस, तो कितना हो गया आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू वहां से डालोगे तो कितनी आ जाएगी, आई नॉट की वैल्यू है k/4, तो k डैश मुझे पता चल गया, k डैश कितना आ गया मेरे पास, आई नॉट बाई 4, सॉरी k डैश आ गया k/4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन था, इंटेंसिटी बेस्ड, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भाई ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, भी लिखने का मौका दे देंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर लिख लेना। बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 wavelength 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringe in YDSC experiment। 2 वेवलेंथ है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima for wavelength। अच्छा, पहले हमने 650 नैनोमीटर लिया, और 650 नैनोमीटर के लिए आप हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज बता दो, तो सेंट्रल से तो बस 3 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, लिखो जरा, 3 लैम्डा डी बाई डी। लेकिन हमें कैपिटल डी स्मॉल डी तो पता नहीं है, कहाँ दिया है क्वेश्चन में, है कैपिटल डी स्मॉल डी में ही छोड़ दो, है ना। फिर कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कॉन्साइड। बहुत बढ़िया, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर। अब सुनो मेरी बात, 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर, यही है ना डेटा, यही है सिंपल। और वो ये कह रहा है कि भाई मैंने ऐसी मोनोक्रोमेटिक लाइट ने लेके ऐसी लाइट ले ली कि भाई जिसमें 2 वेवलेंथ है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहा है ये है तेरा सेंट्रल, जब तू एक लाइट ली होगी लैम्डा 1, दूसरी लाइट ली होगी वेवलेंथ लैम्डा 2, एक वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा यहाँ आया होगा कोई सा भी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है लैम्डा 1 के लिए अगर ये n1 मैक्सिमा है तो मैं इसको लिखूंगा n1 लैम्डा 1 डी बाई डी। इतना चमक गया डिस्टेंस, ठीक है, यही तो डिस्टेंस रही होगी मैक्सिमा के लिए कि भाई ये n1th मैक्सिमा हो गया फॉर लैम्डा 1। इसी पॉइंट पे अगर कॉन्साइड कराना है तो जरूरी थोड़ी वो n1 मैक्सिमा हो सकता है वो n2th मैक्सिमा हो, तो n2th मैक्सिमा हो जाएगा फॉर लैम्डा 2, क्योंकि सेमी पॉइंट पे कॉन्साइड कराना है। तो एक ही पॉइंट पे एक वेवलेंथ का मैक्सिमा, उसी पॉइंट पे दूसरी वेवलेंथ का मैक्सिमा, तो ये n1 लैम्डा 1 डी बाई डी, तो ये डिस्टेंस भी इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, n2 लैम्डा 2 डी बाई डी, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा n1 y ऑफ n1 इज इक्वल टू y ऑफ n2, दैट इज n1 लैम्डा 1 डी बाई डी इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 डी बाई डी से डिचके दैट इज n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो यहाँ से n1 अपॉन n2 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 520 और लैम्डा 1 की कितनी है 650। ये कितनी बार कटेंगे, है कुछ काटने पीटने का इनकी व्यवस्था, नहीं कटेंगे तो नहीं, 520 ही था ना, कुछ और था, 650 और 520 यही तो है, तो 650 और 520 तो यही है, तो ये बन गया 52 डिवाइडेड बाई 65, 16 ये भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कट रहा, 13 से कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, बिल्कुल सही, 4/5 ठीक, कट गया, क्योंकि बिना कटे अपन सॉल्व नहीं कर सकते कुछ, इतना चमक गया। इसका मतलब अब तू देख, अगर n1 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कितनी है 4, और अगर n2 से सॉल्व करना है तो वैल्यू कितनी है n2 की 5, n1 4 हो गया और n2 5 हो गया, मिनिमम इतना होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं y1 निकालना चाहूँ तो yn1 तो वो हो जाएगा मेरे पास 4 लैम्डा 1 डी बाई डी, और अगर yn2 से निकालना चाहूँ आंसर तो लिखूंगा 5 लैम्डा 2 डी बाई डी।
इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, n1 मतलब लैम्डा 1। 650 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए जहां पर फोर्थ मैक्सिमा होगा, वहीं पर 520 नैनोमीटर के लिए फिफ्थ मैक्सिमा होगा। जिसकी वेवलेंथ कम है उसका नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे पर्टिकुलर डिस्टेंस में। मेक सेंस? तेरे हवा नहीं लग रही है बेटा? तेरे सकल में 11:15 बज रहे हैं, 11:45। आर यू इन ड्रीम्स? नहीं? बाकी लोग चमक गया, वो तो नींद में मुझे लग रहा है। अरे हवा लगी क्या? नहीं लगी ना? हाँ, तो आराम से ना अब घर जाके एक बार समझने की कोशिश करना, और जो भी डाउट है वो मुझसे पूछना। मेरे हिसाब से इसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें, हो गया। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी लोग छापना चाहे छाप लें, ये पिछला वाला है, अगला वाला छापना है तो अगला वाला भी छाप लें। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर की समाप्ति पे आपको ढेर सारी बधाइयाँ।